2020 कैसा बन गया? आपका बहुत शुक्रिया। हम काफ़ी पुरुमीद है माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन में, और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमने इसमें हिस्सा लिया है। और मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी यही सजेस्ट करूँगा कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन असल में इस तरह से है कि यहाँ पे इनकी जो थोड़ी सी एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा टेक्निकल है और थोड़ा लेंथी है। उस वजह से काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। आपका किस यूनिवर्सिटी से आपके ताल्लुक? ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी से। ब्यूटम्स। तो आप अपने यूनिवर्सिटी की जो यूथ है तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको encourage करूँगा इस चीज़ के लिए कि वो जो है हमें ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करें और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो अप्लाई करें और इसमें हिस्सा ले, ताकि इससे इनकी काफ़ी अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, उनके आइडिया जो है और भी बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे जो है हम जाएंगे दोबारा स्टूडियो राबिया के पास। जी राबिया। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच। और फर्दर टीम की जानिब बढ़ने से पहले मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है और अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सो हमारी जो अगले पार्टिसिपेंट हैं उनका ताल्लुक ब्यूटम कोयटा से है। प्लीज़ कंटिन्यू। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Awais and my partner name is Shafi Rasool. We both just completed our bachelor's degree from the Butham's University in the field of computer science. I'll start with the introduction. हम लोगों ने डॉक्टर्स रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया है जिसमें हम लोग डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं बेस्ड ऑन पेशेंट्स एक्सपीरियंस। जैसे कि हमें पता है कि डॉक्टर्स ढूंढना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल साबित होता है। अगर मुझे हार्ट का मसला है और मैं चाहता हूँ एक किडनी स्पेशलिस्ट के पास, तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इसी तरीके से सालाना 5% ऑफ द पॉपुलेशन कम हो रही है मिस डायग्नोसिस की वजह से। इस प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोगों ने सोल्यूशन अपना तैयार किया है जिसके अंदर हम लोग डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे। लाइक अगर मुझे एक डेंटिस्ट की ज़रूरत है तो मैं जाऊंगा वेबसाइट पे, डेंटिस्ट सर्च करूंगा। डेंटिस्ट की जब मेरे पास एक व्यू आएगा उसके अंदर दो हमारे पास व्यूज़ आपको नजर आएंगे। एक मैप के ऊपर वो डिस्प्ले होगी उनकी लोकेशन, और दूसरी फिल्टर आउट हुई होगी उनकी जो आपके पास डॉक्टर्स आए हैं, सॉर्ट हुई होगी। सॉर्ट ऑन बेस्ड ऑन रैंकिंग जिस तरीके से नेटफ्लिक्स ने अपने लिए क्राउड को एज अ सोर्स यूज़ किया उनकी मूवी रिकमेंडेशन के लिए, हम लोग भी क्राउड को एज अ सोर्स यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर्स की एवेल्यूएशन के लिए। उसके अंदर हम लोगों ने दो तरीके रखे हैं। एक है 5 स्टार रेटिंग के ज़रिए, अगर मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा था तो मैं रेट करूँगा 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, या कमेंट्स के ज़रिए। अगर कोई अपने रेटिंग्स को जस्टिफाई करना चाहता है कमेंट्स के ज़रिए तो वो कमेंट्स दे सकता है। जैसे कि हमें पता है कि आज के इस एरा में डाटा बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, तो हम लोग कमेंट्स को उस तरह ज़ाया होने नहीं दे रहे। उसके लिए हम लोगों ने सेंटिमेंट एनालिसिस यूज़ करते हुए उनकी पोलैरिटी चेक की है कमेंट्स की, ताकि हमें पता चला कि जो बात की गई है उनकी पोलैरिटी आइदर पॉजिटिव की तरफ है या नेगेटिव की तरफ। तो इसके लिए हम लोगों ने 5 एल्गोरिथम्स को ट्रेन किया, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास मल्टीलेयर स्पेक्ट्रम न्यूरल नेटवर्क की एक्यूरेसी आ रही थी अराउंड 81%. Besides that, if you want to say. Right. So, do you have any demonstration of your project ready? Please go ahead. सर, ये हमारी प्रोजेक्ट की मेन व्यू है। इसके अंदर हम लोग सर्च कर पाएंगे कैटेगरी वाइज, लोकेशन वाइज, और अगर आप डायरेक्ट नेम वाइज किसी डॉक्टर से, जैसे कि मुझे भी डेंटल सर्विस की ज़रूरत है तो मैं सर्च करूँगा डेंटल सर्विस। मेरे पास दो व्यूज़ आएंगे, एक मैप के ऊपर रेडियस के ऊपर अवेलेबल हैं जिन्होंने अपने प्रोफाइल के अंदर जो लोकेशन दी हो, और दूसरा हमारे पास डॉक्टर्स की लिस्टिंग होगी, जिनकी सबसे अच्छी रैंकिंग होगी वो पहले आएगी, और इसी तरह आगे। जी, प्रोफाइल्स देखा। सेंटिमेंट एनालिसिस आपने कहाँ पे यूज़ की? सर, हम लोगों ने क्योंकि कमेंट्स को हम लोग ज़ाहिर नहीं करना चाहते थे तो हम लोगों ने उसके लिए सेंटिमेंट एनालिसिस का एल्गोरिथम यूज़ किया। हम लोगों ने इसके साथ इंटीग्रेट नहीं किया। इसमें हम लोगों ने 5 स्टार रेटिंग को यूज़ करते हुए उनकी एवोल्यूशन की है, और फर्दर ऑन इसके अंदर हम लोग स्कोर में शो करना चाहते हैं कि
सेंटिमेंट एनालिसिस के जरिए हम लोग कमेंट्स को भी वैल्यू दे सके और उसकी इंटीग्रेट करके उसे यूज करें। दिखाऊं सर? आई होप अगर सेंटिमेंट एनालिसिस आपने कहा है कि इंटीग्रेट नहीं किया आपने या किया है? मतलब सर हम लोगों ने कोड किया है वो मैं आपको अच्छा ठीक है नहीं अभी नहीं दिखा है सही। सर वर्किंग कंडीशन में अगर आप उसको लाइव कमेंट देना चाहते हैं वो आपको बता सकते हैं कि आपने जो बात श्योर। सो डॉक्टर्स इट्स अ गुड एफर्ट। क्वेश्चन मेरा ये कि डॉक्टर्स कहाँ के लाइक आपने मेडिकल उसमें टारगेट किया है? बलुचिस्तान है या जस्ट कोयटा है? मैम ये लिमिटेड नहीं है, आप इसके अंदर किधर से भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर से रजिस्टर करने के लिए उनका पोर्टल होगा, अकाउंट बना के अपने आप को रजिस्टर कर लें और फिर छोटी सी वेरिफिकेशन। क्या ऐप आपने लॉन्च की हुई है या? मैम ये हम लोग लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इसके रिसर्च फेज में हैं कि आइदर ये अगर हम लोग इसको लॉन्च करें तो ये हमारे लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है और लोगों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। सिमिलर ऐप्स जो अवेलेबल हैं डॉक्टर्स रिकमेंडेशन सिस्टम, उसमें और आपकी ऐप में क्या फ़र्क है? क्या कोई नॉवल फीचर और समथिंग? मैम इसके अंदर हम लोग उनकी बातों को भी वैल्यू दे रहे हैं यूजिंग सेंटिमेंट एनालिसिस के थ्रू आपने उसको डिफरेंट वो किया है कि मतलब हम लोगों के अंदर एक फर्दर एडिशन। ओके, येलो पेजेस का आपने नाम सुना हुआ जी? वो भी एक इसी तरह की फैसिलिटी है हमारे पास अवेलेबल, जिसमें यू कैन सर्च फॉर डॉक्टर्स, यू कैन सी द यूजर्स कमेंट्स एंड अदर थिंग्स एक्सेप्ट फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस। अब तक उन्होंने ये चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं की हुई, तो इट विल बी अ गुड स्टेप फॉरवर्ड इंशाल्लाह। और ये वाला इसकी ज़रूरत है सर, हम लोग इन डॉक्टरों के पास चले हाँ, जाते हैं। लेकिन इसमें ये कि बाइसनेस भी क्रिएट हो सकती है। अ डॉक्टर कैन डू फॉर हिज और हर सेल्फ द थिंग्स। तो हम करें उस पे वर्क ना, फेक डिटेक्शन जिस तरह फेक रिव्यूज डिटेक्शन के जरिए कि हम उसको सर हमारे पास उसके लिए वेरिफिकेशन फॉल्स पॉजिटिव्स एंड फॉल्स नेगेटिव्स। डेटा साइंस। तो कितना मजीद टाइम आपको रिक्वायर्ड है इसको कंप्लीट करने का सेंटिमेंट एनालिसिस के साथ? सर इसको सिर्फ इंटीग्रेट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन आने लगे। और एज़्योर के बारे में क्या ख्याल है आपका बिजनेस प्लान्स में? वो सर हम लोगों ने होस्ट किया हुआ है अपनी वेबसाइट में। अच्छा, वो किया हुआ है। ओके, ठीक, थैंक यू। I think that's it. Thank you very much. Wish you all the best. मेंशन नहीं किया CSN CSN। नहीं वो है वो और ये जनाब इससे पहले मैं अगले पार्टिसिपेंट्स actual name ये था। क्वेश्चन है जजेस से कि वैसे तो ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन आई वांट टू आस्क कि क्यूरियोसिटी हो रही है कि अब तक के जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं उसमें कोई एक ऐसा प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट आपको लगा कि वाज वेरी वाओ। जैसे डॉक्टर नदीम ने मतलब कहा कि डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा। सो क्योंकि टारगेट जो एरियाज़ हैं या टारगेट मार्केट्स हैं वो वेरी कर रही हैं। लाइक एग्रीकल्चर में आप देखें इस वक्त मेडिकल का एक प्रोजेक्ट हमने देखा प्रीवियसली टीचिंग से और उससे रिलेटेड। सो ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट अपने ही जिस फील्ड को उन्होंने टारगेट किया उसमें दे हैव डन वेरी गुड एफर्ट्स। सर आपकी क्या रिमार्क्स है? इसमें सिंपली डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। और ये है कि पहले एक ही टाइप के ना आपके पास प्रोजेक्ट्स आया करते थे, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते थे। तो अब ये कि स्टूडेंट्स को भी समझ आने लग गई है, दे आर डीलिंग विद रियल टाइम इश्यूज एक्चुअली नाउ। तो इट्स गुड थिंग, लेकिन ये डिसाइड करना फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है कि हु इज़ द बेस्ट और विच वन इज़ द बेस्ट। तो लेट्स वेट फॉर दैट। ओके डॉक्टर साहब, डॉक्टर नदीम साहब आपसे क्वेश्चन है कि आपको अब तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा कि जिससे आपको लग रहा है कि हमारे जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट हैं वो नेशनल फाइनल के लिए क्वालिफाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नेशनल फाइनल्स के लिए डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। और इसमें इमेजिन कप का जो प्रीवियस मेरा एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस में मैं आपको बता दूं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका सोशल इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हो, उनका ये भी एक क्राइटेरिया है। और इसमें कुछ हमें प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली दे वर देयर, और मुझे लगता है कि दे हैव वेरी वाइड सोशल इम्पैक्ट। इंशाल्लाह वो सिलेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। और हमारे जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है दे आर रेडी, सो प्लीज
जी हमारा प्रोजेक्ट का नाम है अल्जीमिया केयर। बेसिकली मैं हूँ ज़ाहिरा बतूल और मेरे साथ है हसन। हम दोनों अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में अल्जाइमर केयर को बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहे और हमारा 7th सेमेस्टर चल रहा है। हमारी इनिशियल फेज हो गई है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट डिज़ाइन वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है, बस इम्प्लीमेंटेशन की थोड़ी पार्ट रहती है। अब हसन आके हमारे प्रॉब्लम, हमारे पास सोल्यूशन वगैरह एक्सप्लेन करेगा फिर। हमारे प्रोजेक्ट का नाम अल्जीमिया केयर है। अल्जाइमर ये बेसिकली बना है अल्जाइमर के पेशेंट्स के लिए। अल्जाइमर पेशेंट्स वो होते हैं जो जिनकी एज 60+ हो चुकी होती है और उनको बेसिकली ये एक डिजीज़ हो जाता है जिसमें वो अपने रिलेटिव्स के नेम्स भूल जाते हैं और डेली के रोज़मर्रा के काम भूल जाते हैं। उनको अपने रिलेटिव्स के उनके फेसेस भूल जाते हैं और किस तरह लिखना है और डिफरेंट काम जो उनके रोज़मर्रा के काम होते हैं वो अक्सर चीज़ें उनको भूल जाती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जो अल्जाइमर पेशेंट के साथ होती है। इसमें जो अल्जाइमर पेशेंट्स हैं उनके लिए एक ये बात है कि ये जनरल टर्म है जो जिसमें डेमेंशिया, बेसिकली इसका जो फर्स्ट स्टेज है वो डेमेंशिया कहलाता है अल्जाइमर्स का। नेक्स्ट इसमें है सॉल्यूशन। अगर हम लोग अल्जाइमर के पेशेंट को मेंटली बिजी रख सकें तो हम लोग उनके अल्जाइमर के डिजीज की प्रोपगेशन को डिले कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी ये चीज़ है कि इंसान के दिमाग में हर टाइम, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ टू द एंड ऑफ हिज लाइफ, वो इसके दिमाग हमेशा न्यूरल सेल्स को जनरेट करता रहता है। तो इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अगर हम लोग हमारे पेशेंट के न्यूरोप्लास्टिसिटी को इंक्रीज कर सकें, वापस उनके सेल्स को रीजनरेट कर सकें, तो हम लोग इस डिजीज की प्रोपगेशन को डिले कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। मैं ये बताते चलूँ कि अल्जाइमर पेशेंट को जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं इस पे बहुत सारे सॉल्यूशंस निकले हैं, लेकिन हर एक में लिमिटेशंस थी। हर एक ने सिर्फ एक डोमेन को या फिर सिर्फ एक एरिया को इन्होंने कवर कर दिया। लेकिन ये लोग भूल गए कि हर एक उनको विजुअली, ऑडियोबल और इनकी साइट को सबको मेंटेन करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनके असिस्टेड लिविंग के लिए कुछ ना कुछ उनको प्रोवाइड करना है। लेकिन हर एक एरिया में हमारे पास जो जितने भी सॉल्यूशंस निकले हैं वो सिर्फ एक ही पॉइंट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन हमने इन सब डोमेन्स को मर्ज कर दिया है और इन सब डोमेन्स को मर्ज करते हुए हमने एक ओवरऑल सॉल्यूशन निकाली है जो कि अल्जाइमर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। हम ना सिर्फ अल्जाइमर पेशेंट के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, डेवलप करें, बल्कि उनके केयर गिवर हमारे पास बेसिकली वो बंदे, वो फैमिली मेम्बर्स जो अपने पेशेंट का ख्याल रख रहे हैं या फिर किसी भी तरह उनके ट्रीटमेंट के लिए या फिर उनके डेली लाइफ में उनके साथ होता है। तो हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास केयर गिवर और उनके पेशेंट दोनों के लिए ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो उनको असिस्टेड लिविंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो डिजीज़ है ये तो ख़त्म नहीं हो सकता और ये तो वैसे भी बाद में पता चलता है जब मेमोरी लॉस हो या फिर उनको पता चल जाए कि वो अपने डेली लाइफ पे काम नहीं कर सकते, तब उनको पता चलता है ये डिजीज़ चल रहा है। तो वो काफ़ी ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती है जहाँ पे हम उसको वापस नहीं कर सकते। और ये फैक्टर टाइम कंटिन्यूसली ये डेवलप होता है, वो भी एज के हिसाब से। ये नहीं है कि किसी एक सर्टेन एज पे पहुंच जाए और वो डिजीज शुरू हो या वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो, ये ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि अपने जो ऐप हैं इसके थ्रू हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जो वो हमेशा खुद को उस ऐप में बिजी रखे, एक अपनी डेली लाइफ के जितने भी काम हैं उनको आसानी से परफॉर्म कर सके और ये जो डिजीज़ है इनकी प्रोपगेशन को हम डिले कर सके, क्योंकि ये टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है और इससे लोग मरते भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मार्केट के बारे में बात करें तो इनिशियली हम
कोयटा को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐप्स तो पहले भी बन चुके हैं, लेकिन कोयटा में इस तरह का कोई फैसिलिटी नहीं और लोकल लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ लोकल लैंग्वेजेस को जानते हैं, लेकिन इनके लिए कोई ऐसा ऐप है ही नहीं। हमारे कस्टमर्स होंगे हमारे अल्जाइमर पेशेंट और उनके केयर गिवर, और जितने भी मेल फीमेल हो, ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस एज के हों, वो किसी भी एज का हो सकता है। नेक्स्ट, अब हमारे पास हम एक डेमो दिखाएंगे आपको इंटरफेसेस की। बेसिकली हमने इंटरफेस को 2 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, केयर गिवर एंड पेशेंट। केयर गिवर सिर्फ वो बंदे जो बेसिकली इन सारे काम को सेटअप कर रहा है, और पेशेंट जो है हमारा जो पेशेंट होगा वो फर्दर हसन एक्सप्लेन। केयर गिवर को रजिस्टर करने के लिए हमें जो फील्ड्स रिक्वायर्ड थी वो हम लोगों ने स्पेसिफिक कुछ फील्ड्स रखी हैं जो उनको रजिस्टर करने के लिए चाहिए थी, और पेशेंट को रजिस्टर करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा डाटा उनका चाहिए था जिसको हम लोगों ने इंक्लूड किया है रजिस्ट्रेशन के अंदर। अब सबसे पहले बात करते हैं केयर गिवर की। केयर गिवर मॉड्यूल में हम लोगों ने 6 डिफरेंट फीचर्स को यूज किया है। फर्स्ट फीचर है इसका फोन बुक सेटअप। फोन बुक सेटअप में जो हमारा केयर गिवर है वो हमारे पेशेंट के लिए फोन बुक का सेटअप कर सकता है। ऐसा कि हम लोगों ने इसमें कस्टमाइज्ड फोन बुक को रखा है। अगर हम लोग मोबाइल की अपनी फोन बुक को यूज करें तो उसमें हम लोग किसी पर्सन का रिलेशन ऐड नहीं कर सकते उसमें कि इनके साथ ये रिलेशनशिप है। तो इसमें हम लोगों ने एक रिलेशनशिप को ऐड किया है कि वो जो हमारे केयर गिवर है वो आइडेंटिफाई कर सके। एक पिक्चर वो ऐड करेंगे, उनका नेम, उनका नंबर और उनका रिलेशनशिप के इस पर्सन का आपके साथ ये रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी सेटअप। एक्टिविटी सेटअप में काफी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। इसमें फर्स्ट वन तो इसमें नेम हो गया कि एक्टिविटी का नेम क्या है। सेकंड है उसकी डिस्क्रिप्शन कि क्या टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। थर्ड इसमें आते हैं कि किस टाइम पे वो एक्टिविटी परफॉर्म होगी, उस पर टाइम आइडेंटिफाई करना होगा। और थर्ड इसमें कि किस डेट पे उस एक्टिविटी ने परफॉर्म करना है, ये हमारे पेशेंट ने उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, वो डेट स्पेसिफाई होगी। फिर उसमें है एक्टिविटी टाइप। एक्टिविटी टाइप में डेली चोर्स हैं, डिफरेंट काम वगैरह हैं, जैसे कि ब्रश करना है, आपने मील लेना है, इस तरह की डिफरेंट जितने भी एक्टिविटीज हैं वो हम लोगों ने उस एक्टिविटी टाइप में रखे हुए हैं। नेक्स्ट उसमें आता है कि एक्टिविटी की कैटेगरी क्या है, वो क्रिटिकल है, ऑप्शनल है, इंपॉर्टेंट है, किस टाइप की कैटेगरी है। फिर उसमें एक चीज है कि एक्टिविटी को किस नोटिफिकेशन के साथ आपने लिंक करना है। तो उसके लिए आप वहां पे क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन के लिए, तो वो एक नोटिफिकेशन का खोलेगा जहां पे आप ऑडियो नोटिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट नोटिफिकेशन वगैरह भी हैं और टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसाइजर भी यूज कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें एक है रिपीटेशन के थ्रू आउट द वीक उसने कितने डेज पे रिपीट होना है उस एक्टिविटी ने। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी गेम सेटअप। मेमोरी गेम सेटअप में बेसिकली इस तरह है कि आप एक पर्सन की पिक्चर अपलोड करेंगे या किसी भी जगह की या इवेंट की, उसमें आप एक क्वेश्चन उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये उस पिक्चर के ऊपर ये क्वेश्चन रिलेट करता है। नेक्स्ट आप उसके ऑप्शंस आइडेंटिफाई करेंगे कि ये 4 ऑप्शंस हैं या 3 ऑप्शन, जितने भी आप ऑप्शन आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट उसमें आपको एक आंसर भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जब पेशेंट हमारा उस एक्टिविटी को गेम को परफॉर्म करके आंसर सेलेक्ट करता है तो कौन सा आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है नोटिफिकेशन सेटअप। नोटिफिकेशन सेटअप एक्टिविटी सेटअप के साथ लिंक है। जो भी एक्टिविटी जब उनको पॉप होगी कि आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, अब पूरी दुनिया में हर डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज लोग बोलते हैं। तो कोयटा में भी देखा जाए तो कोई बलोच है, कोई पठान है, कोई फारसी बोलते हैं, कोई उर्दू है, कोई पंजाबी है। तो सबको जो लोग 60 से अबव के एज के मोस्टली उनको हर लैंग्वेज तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ना वो इंग्लिश समझ सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने ये फीचर ऐड किया है कि वो अपनी जबान में एक ऑडियो नोटिफिकेशन उसमें फीड करेंगे जो कि उस एक्टिविटी के साथ लिंक हो जाएगा। वो नोटिफिकेशन फिर उस एक्टिविटी के पॉप होने के ऊपर वो नोटिफिकेशन प्ले होगा। नेक्स्ट हमारे पास है गैलरी सेटअप। गैलरी सेटअप में आप एक नई पिक्चर को ऐड करते हैं और वो पिक्चर के ऊपर हमारा मॉडल जो फेस रिकॉग्निशन मॉडल हम लोग यूज करेंगे वो ट्रेन होगा। हम लोग बेसिकली इसमें माइक्रोसॉफ्ट एजोर की सर्विसेज यूज करने वाले हैं फेस डिटेक्शन एंड फेस रिकॉग्निशन के लिए।
नेक्स्ट उसमें हम लोग पर्सन के नेम भी आइडेंटिफाई करेंगे और रिलेशनशिप भी आइडेंटिफाई करेंगे। इसका यूज ये होगा पेशेंट के मॉड्यूल के अंदर कि पेशेंट जब अपना कैमरा ओपन करता है तो कैमरा जिस पर्सन की तरफ भी वो कैमरा अपना करेगा तो कैमरे के नीचे उनको शो होगा कि ये पर्सन के साथ आपका ये रिलेशनशिप है और वो उनका नाम ये है। नेक्स्ट है एक्टिविटी ट्रैकर। पेशेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जो अपनी परफॉर्म करेगा डेली के, उन एक्टिविटीज के अंदर वो अगर जो परफॉर्म की हैं और जो नहीं की, कितनी की हैं, कितनी सही परफॉर्म की हैं, जो भी क्विज़ेस वगैरह जो परफॉर्म की हैं उन्होंने, मेमोरी गेम जो खेली हैं, उनमें कितना बेटर रिजल्ट रहा है, कितना नेगेटिव रिजल्ट रहा है, वो सारा एक्टिविटी ट्रैकर में ऐड होगा। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा पेशेंट का मॉड्यूल। पेशेंट होम में हम लोगों ने ये सबसे पहला इंटरफेस है हमारा पेशेंट की गैलरी का, जो वहाँ पे गैलरी में हम लोगों ने सेटअप किया है वो उनको पहले इस तरह यहाँ पे शो हो रहा होगा, सारे जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स, फैमिलीज वगैरह जो भी हैं सब। यहाँ पे ये बटन है जो कि उनके कैमरे को ओपन करेगा, कैमरे में वो जिसको भी आइडेंटिफाई करेंगे, जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को, यहाँ पे वो फंक्शन होगा। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट के अंदर डिफरेंट उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स के गिवर ने सेट किए हैं मैन्युअली, वो सारे कॉन्टैक्ट्स उनको शो हो रहे होंगे विद नेम्स एंड रिलेशनशिप्स एंड वहाँ पे दो बटन्स भी ऐड होंगे, एक कॉल करने के लिए और एक टेक्स्ट करने के लिए, ताकि वो यहाँ से ही अपने केबल्स को टेक्स्ट कर सकें। अगर यहाँ पे उन्होंने एक किसी बंदे को वो कॉल करते हैं, एक दफा कॉल करते हैं, उनकी बात हो जाती है उनसे, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो भूल जाते हैं कि मैंने उनको कॉल किया नहीं, कि वो बार बार रिपीटेशन में कॉल्स मिलाते जाते हैं। तो अगर वो कॉल 5 टाइम्स हो जाती हैं इन अ रो, तो हम उनको एक नोटिफिकेशन पॉपअप करेंगे कि इस पर्सन को आपने इतने बार कॉल कर ली है, अब आप इनसे बात कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी। यहाँ पे जितनी एक्टिविटीज उन्होंने परफॉर्म की हैं, जितनी करनी है, जो अपकमिंग एक्टिविटीज हैं आज की और नेक्स्ट डे की और पूरा मंथ की जो एक्टिविटीज ऐड की गई हैं, वो सारी एक्टिविटी के मॉड्यूल में शो हो रही होंगी। नेक्स्ट हमारे पास गेम सेटअप है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे एक पॉपअप एक्टिविटी जो पॉपअप नोटिफिकेशन को यूज कर रहे हैं, जिसमें जो एक्टिविटीज उन्होंने परफॉर्म करनी है उनको मैन्युअली जाके नहीं करना पड़ेगा कि मैंने अब ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, मैंने ये एक्टिविटी परफॉर्म कर ली है। हम लोग ने यहाँ पे पॉपअप नोटिफिकेशन रखा है, जिस एक्टिविटी का टाइम होगा वो एक पॉपअप नोटिफिकेशन देगी कि आपने अब ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इसी तरह हमारे पास गेम सेटअप है। गेम सेटअप किसी भी टाइम पे भी गेम का जो उन्होंने गेम परफॉर्म करनी है वो किसी भी टाइम उनके सामने ओपन हो सकती है, जिसमें उनसे वो पिक्चर शो हो रही होगी, क्वेश्चन शो होगा, उनसे पूछा जाएगा कि ये आपके कौन लगते हैं, और नीचे उनके ऑप्शंस आइडेंटिफाई होंगे। अगर वो ठीक को सिलेक्ट करेंगे, आंसर सही सिलेक्ट करते हैं, तो उनको एक कांग्रेचुलेशंस का एक मैसेज शो होगा। अगर नहीं करते तो उनको बताया जाएगा कि आपने गलत परफॉर्म किया है, नेक्स्ट टाइम आप दोबारा परफॉर्म कीजिएगा। आगे कंप्यूटर्स आगे ज़ाहिरा कंटिन्यू करेंगे। हमारे कॉम्पिटिटर्स इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत मतलब फ़िलहाल जो हमारी ऐप से बिल्कुल सिमिलर है वो है टाइमलेस, और दूसरा है अल्जाइमर मास्टर। टाइमलेस के बारे में मैं बता दूं कि ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इन्होंने कुछ एरियाज़ को मिस कर दिया। जैसे इन्होंने ये मिस कर दिया कि वो लोग इनको फेस रिकॉग्निशन तो वो प्रोवाइड कर रहे, डेली ट्रैकिंग प्रोवाइड कर रहे, फ़ोन बुक प्रोवाइड कर रहे, लेकिन वो सिर्फ उनको वॉइस नोटिफिकेशन नहीं मिल रही। उनको लोकल लैंग्वेजेस पे हमने ज़्यादा जोर दिया, हम लोकल लैंग्वेजेस भी प्रोवाइड कर रहे, हम रिकॉर्डेड वॉइस प्रोवाइड कर रहे, जो कि ज़्यादा बेहतर है नोटिफिकेशन पॉपअप के लिए। और हमने एक तरह की न्यूरोप्लास्टिसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने गेम सेटअप रखा हुआ है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अल्जाइमर पेशेंट को उनकी डिजीज के प्रोपगेशन को डिले करने में। अब अगर गेम ये सारा तो इसमें डिफरेंसेस आ गए, हमने इनके जितने भी लिमिटेशंस है वो हमने अपने ऐप में कोशिश किया कि उसको कम कर दें। और नेक्स्ट हमारा अल्जाइमर केयर जो है, अल्जाइमर मास्टर। अल्जाइमर मास्टर भी एक सिंपल सा ऐप है जो बेसिकली सिर्फ अलर्ट्स देते हैं और सिर्फ इमेज शो करते हैं, लेकिन ये परचेज करना पड़ता है इनको इसको, और ये भी सिर्फ इंग्लिश में हमारे पास अवेलेबल है फिलहाल। फिर हमारे नेशनल लेवल के इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि हमारे साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट एंड गैरिट्रिशियंस
ये सारे जो डिजीज को ट्रीट कर रहे ये हमारे इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स बनेंगे, क्योंकि हम इनके कुछ जितने भी फंक्शनैलिटी इनके कुछ काम है उनको हम बर्डन को कम करेंगे, और इस बर्डन को कम करते हुए उनको हम एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड ये करेंगे कि वो अपने पेशेंट्स को ये ऐप इंट्रोड्यूस करवा दे, और उनकी डेली लाइफ में जो भी काम हो रहा है, अगर उनको किसी भी तरह की ट्रीटमेंट देनी हो या फिर थेरेपी देनी हो, वो इस ऐप के थ्रू वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो अवेयरनेस बढ़ जाएगी, दूसरी कि हम ऐड शो कर रहे डिफरेंट लोगों को या फिर ऑल ओवर पाकिस्तान, या फिर फिलहाल जो हम कोयटा को ले रहे वो लोग अपने पेशेंट के लिए इस ऐप को यूज कर सकते हैं, और हमारा रिवेन्यू भी इसी तरह हम रिवेन्यू जनरेट करेंगे कि हम एडवर्टाइजमेंट शो करेंगे, और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम फंडिंग कलेक्ट करके फिर इसी में से हम इसके जितने भी हमारी ऐप में शॉर्टकमिंग्स है वो फ्यूचर वर्क के लिए जो हम IoT को भी इसके साथ मर्ज करना चाह रहे हैं उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। एंड दिस वाज इट। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो। All right, thank you very much for a nice presentation and demonstration. First of all, I would like to know कि आपकी एसोसिएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से है? All right. So, my first question is, जो आपने 2 apps mention की जिसका आपकी ऐप से competition हो सकता है. Second, आपने कहा कि it's a paid app जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है, but you didn't talk about the features. क्या उसमें भी features कोई ऐसे हैं जो कि आपकी ऐप से डिफरेंट हो, या आपकी ऐप के अंदर कोई एडिशनल फीचर्स हैं? सर, उनके ऐप में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं। उनके ऐप में सिर्फ अलर्ट दिया हुआ है कि बेसिकली सिर्फ नोटिफिकेशन शो कर रहे हैं। सेकंड है गैलरी का उन्होंने कुछ रखा हुआ है जो वो मैनुअली सिर्फ एक ही मॉड्यूल उन्होंने रखा हुआ है सिर्फ पेशेंट के लिए। पेशेंट अपना काम खुद करे, अपने ऐप के थ्रू सब कुछ खुद कंट्रोल करे, लेकिन इन्होंने ये तो मेंशन नहीं किया कि अल्जाइमर पेशेंट को तो सब कुछ भूल जाते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता कि किसी चीज़ को किस तरह यूज़ करना है। तो हाउ कैन मॉड्यूल वो मॉड्यूल सिर्फ एक मॉड्यूल से हम दोनों केयर गिवर और पेशेंट का काम कैसे कर सकते हैं एक ही ऐप में? ओके, ठीक है। एफर्ट आपकी बहुत अच्छी है ऑब्वियसली, मतलब यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सॉल्व मतलब सोशल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों का स्टेटस क्या है? वेयर आर यू एक्चुअली आई मीन स्टैंडिंग इन योर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट? किस स्टेज पे हो आप लोग? मैम एक्चुअली हमारे जितने भी डिज़ाइन ओवरऑल हमारा कंप्लीट है। हमने मेथोडोलॉजी सब कुछ डिफाइन कर दिया है। हमारा सिर्फ एक काम रहता है कि हम ये जो फेस रिकॉग्निशन एज़ोर का हम यूज़ कर रहे हैं उसको सिर्फ इंटीग्रेट कर दें अपने ऐप के साथ। उसमें सिर्फ एक ईमेल का हमारे पास ईमेल चाहिए होता है, स्टूडेंट ईमेल, हमें वो मिल जाए तो वो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होता है वो सिर्फ वो रहता है। बाकी इसकी मेथोडोलॉजी और जितने भी प्रपोज सोल्यूशन है वो तो सब हम कवर कर चुके हैं। ओके, सो मेरे ख्याल से लास्ट 2 फेजेस सर इनके रहते हैं आई गेस। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी। मेरा सिर्फ एक कंसर्न है, रीसेंट रिसर्च ने शो किया है कि अल्जाइमर पेशेंट्स को सेल फोन से दूर रखा जाए, ठीक है? तो दिस एप्लीकेशन कैन बी फॉर द केयर गिवर्स, नॉट फॉर द पेशेंट्स एक्चुअली, क्योंकि वो उनकी जो आप न्यूरोप्लास्टी की बात कर रहे थे तो वो उसको रिड्यूस कर देगी। डोंट यू थिंक? सर एक्चुअली में हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब उनको हम ज्यादा इंगेज रखेंगे उस चीज से। अब मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है उन्हें, तो अगर हम एक चीज को बार बार शो करेंगे तो शायद वो चीज हम रिकवर ना कर सके, लेकिन एक हद तक हम उसको डिले कर सकते हैं। लेट्स सपोज किसी की शक्ल भूल गए तो उनके लिए बहुत ही अच्छा फीचर है कि वो बार बार अगर उनके सामने आ जाए तो वो एक जो न्यूरल सेल्स जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वो दोबारा से बिल्डअप हो जाएगा। और ये बहुत सारी रिसर्च ने कंफर्म भी कर दिया है कि ऐप के थ्रू हम इनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अब तो कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंप्यूटिंग का भी इन्होंने एक हम जो ऐप इंट्रोड्यूस कर रहे ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर है। इनको सब पता है कि जो करना है, क्योंकि पेशेंट केयर गिवर सब कुछ सेट कर रहा है तो हमारे ऐप को सब कुछ पता होता है कि वो पहले से क्या करना है। इनको ज्यादा अल्जाइमर पेशेंट को
खुद सब कुछ सेट नहीं करना पड़ता, उनको नोटिफिकेशंस खुद ही मिलते हैं। अगर उनको गेम प्ले करना हो तो वो खुद ही पॉपअप हो जाता है, उनको इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, एक सजेशन है आपके लिए सिर्फ कि लाइक माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है अगर आप उस पर जोर डालें। लाइक जितना आप सोचते हैं तो आपके दिमाग के सेल्स और वो उतना ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। सो इसमें आप एक जो नॉर्मल एक्सरसाइज है, एक प्रैक्टिस डॉक्टर्स नॉर्मली बताते हैं जो भूल जाते हैं या याददाश्त का जिनको इशू होता है, कि वो डेली उन्होंने जो भी काम किया है रात को वो एक लॉग बना के उसको नोट डाउन करें ताकि उनको वो रिकॉल कर सके मेमोरी को। सो आप इसमें ये एक चीज़ ऐड कर दें कि लाइक पेशेंट के लिए कोई लॉग बुक हो जिसमें उससे क्वेश्चंस हों कि उसने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम किए। सो उससे ये होगा कि आप उसको एक्चुअली ऐप के थ्रू ट्रेन कर रहे हैं कि वो अपनी मेमोरी को, जो आपने भी कहा ना जिस प्रॉब्लम को आप एक्चुअली टारगेट करना चाह रही हैं, सो वो उसमें फिर आपका हेल्पफुल साबित हो सकता है। लाइक यू मे ऐड अ लॉग बुक। मैम, ये जो आप लॉग बुक की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली हम एक्टिविटी ट्रैकर में ही डाल रहे हैं। ये जो जितने भी एक्टिविटीज है वो हमारे पास ट्रैक होगा और ये पेशेंट को शो होगा, उनको पता होगा कि मैंने कौन से एक्टिविटीज मैंने परफॉर्म किए और कौन से नहीं किए। उसके स्टेटस के आगे कंप्लीट, इनकम्प्लीट, वेटिंग और ये सब आ जाएगा। इससे क्या होगा कि अल्जाइमर पेशेंट तो अपने एक्टिविटीज ऑन द स्पॉट भूल जाते हैं 5 मिनट बाद, उनको डेली लाइफ के जितने भी हैं वो सब पता होगा। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, बाकी मतलब जितने भी आप ब्लॉग, जितनी देर के लिए आप ब्लॉग रखना चाह रहे हैं उतनी देर के आपको एक्टिविटीज शो होगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके डिजीज में कितना प्रोपगेशन आया या फिर डिले आ गया। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि आपने किसी कंसल्ट किया है किसी मेडिकल प्रोफेशनल से रिलेटेड टू अल्जाइमर्स, उनको ये ऐप दिखा के या चेक कराइए कि मेडिकली वो इस चीज़ को क्या रेकमेंड करते हैं, कोई फीचर्स अगर वो ऐड करवा सके। मैम, हमने रिसर्च के थ्रू की है, जितने भी रिसर्च पेपर्स हमें प्रोवाइड हुए इंटरनेट के थ्रू, हमें जितने भी रिसोर्सेज मिले हैं, हमने उन सब रिसोर्सेज को इकट्ठा करके सोल्यूशन निकाला। दिस इज अ सजेशन के बिकॉज आई हैव बीन सुपरवाइजिंग प्रोजेक्ट्स जिसमें ये लाइक मेडिकल और इन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। सो आपके लिए सजेशन ये है कि आप 1 या 2 डॉक्टर्स को लाजमी कंसल्ट करें, ठीक है, उनको ऑन बोर्ड लें, उनको ये अपनी एप्लीकेशन दिखाएं और कुछ ऐसी थेरीज होती हैं जो अवेलेबल हैं जो मेडिकल साइंस में बुक्स में पढ़ी हुई हैं, ठीक है, उसको आप कोशिश करें अगर उसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग, सो आपका प्रोजेक्ट विल बी अ वेरी पोटेंशियल प्रोजेक्ट, ठीक है। Right, so finally I have few recommendations. जैसे मिस आयशा ने कहा कि this is a potential project, so keep this comment in your mind. और कोई पेशेंट्स को रियल टाइम दिखाई आपने ये ऐप, कोई फीडबैक ली उनसे? सर, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ। यस या नो में आंसर कर दो। अभी तक नहीं किया। सो इसको ज़रूर टारगेट करें, बिकॉज अगर आप नेशनल फाइनल्स में जाते हैं, सो दिस विल बी दी डिसाइडिंग क्राइटेरिया कि आपने एक्चुअल पेशेंट्स को ट्राई किया या नहीं किया, ठीक है। सेकेंडली, जो आप शो कर रहे थे अपार्ट फ्रॉम दी ऐप के यू सेट के ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, सो दे आर बेसिकली स्टेक होल्डर्स नॉट कॉम्पिटिटर्स, जिसमें जो प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है। थर्ड, आप जब डेली बेसिस पे इवेल्युएशंस कर रहे हैं उनका ट्रेंड बनाएं कि वेदर इट्स लाइक अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, पेशेंट की कंडीशन डिटीरिएट हो रही है, मेंटेन हो रही है या कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। नॉट दैट कि उसकी ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऐप अगर डिटीरिएट हो रही है तो इसमें ये ज़रूरी नहीं होगा, इंडिकेशन नहीं होगी कि आपकी ऐप की वजह से हो रही है, बट एटलीस्ट द केयर गिवर वुड नो कि डिटीरिएट हो रही है कंडीशन, ठीक है। और केयर गिवर का जो इंटरफेस है वो आपकी ऐप के अंदर आई वॉज नॉट एबल टू रिकग्नाइज कि अलग से होना चाहिए, जिसमें वो एटलीस्ट इस तरह के भी फीचर्स सेट कर सकता है कि जैसे आपने कहा कि इस पेशेंट को तो खुद पता ही नहीं चलेगा कि मैंने ऐप को स्टार्ट कैसे करना है, या तो उसमें वो कॉन्फ़िगर कर दे कि इतने टाइमिंग के लिए ऐप स्टार्ट हो जाए, लाइक मे बी 4 o'clock और वट एवर टाइम वो डिसाइड करते हैं, और उसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स रन हो, सो दैट वो ऑटोमेटिकली पेशेंट के सामने आ जाए, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ज़रूर करें। और जो मैंने आपको बताया है कि विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिशनर्स यू कैन सेलेक्ट सम सब्जेक्ट्स और पेशेंट्स जिनके ऊपर आप इवेल्युएशंस करें, और जब तक आप रिजल्ट्स को वो नहीं करेंगे, गेज नहीं करेंगे कि आप अप हिल जा रहे हैं या डाउन हिल जा रहे हैं, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, इवेल्युएशंस आपने की नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। इवेल्युएशंस का फीचर मौजूद है, रिकग्निशन कर रहे हैं पेशेंट या नहीं कर रहे हैं, सो आपने सिर्फ उनको रिकॉर्ड करना है,
ठीक है। वो सारा डेटा जो है आप माइक्रोसॉफ्ट एजोर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपको वो इंटीग्रेशन का जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो ये 5 मैंने आपको इन टोटल जो है वो चीज़ें बताई हैं। सो आप अगर चाहेंगे तो बाद में मैं आपको रिटर्न ये दे दूंगा, ठीक है। सो ये आपने मस्ट इसको देखना है, ठीक है सर। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक जी। वेरी गुड। ऑलराइट जी, व्यूवर्स आपको बताते चलें कि वी आर लाइव एंड एक्सक्लूसिव फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। और हमारे साथ जो ज्यूरीज मौजूद हैं उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना कीमती टाइम निकाला आज हमारे इस इवेंट के लिए। और दोबारा से इनके नेम से रिपीट करती चलूँ, हमारे साथ है डॉक्टर नदीम, हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा एंड डॉक्टर अतीक। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन अभी ये है, क्योंकि हमें लाइव भी देखा जा रहा है और जो उनमें जो यूथ है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, मतलब एफर्ट्स भी करते हैं और उनके प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, तो उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जब आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं खुद आपके लाइक डोर स्टेप पे, सो इन अपॉर्चुनिटीज़ को प्लीज़ एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए, दिस इज़ जस्ट फॉर यू पीपल। कि माइक्रोसॉफ्ट हैज़ कम ऑल द वे टू बलूचिस्तान एंड दे आर एक्चुअली इन्वाइटिंग यू, प्रोवाइडिंग योर प्लेटफॉर्म एंड दे आर प्रोवाइडिंग यू सो मच कि आप आगे अपने आइडिया को यू कैन टेक इट ऑफ द ग्राउंड। सो बहुत पोटेंशियल है इस प्लेटफॉर्म में, प्लीज़ गेट रजिस्टर्ड। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, हमें अंदाज़ा है स्टूडेंट्स जब FIP कर रहे होते हैं दे टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट ये उसी FIP में जो आपके एफर्ट्स हैं उनको उसका समर आप इसी से निकाल सकते हैं अपने लिए। ठीक है, थैंक यू। हमारे जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है दे आर रेडी, सो बेस्ट ऑफ लक। Assalamu alaikum everyone. I am Madhya Iqbal from Butams and here is my group member Shanizar. We are from Software Engineering Department. अच्छा, जो हमारा आइडिया है, रन करते हैं स्लाइड्स को फुल स्क्रीन मोड में। जो हमारा प्रोजेक्ट नेम है वो है माइग्रेंट पाथ। उसके नेम से ही पता चल जाएगा कि हम माइग्रेंट पे काम करने जा रहे हैं। Our idea is based on context aware application development. ये हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अगर हम माइग्रेंट पे काम करना चाहते हैं, किसी बंदे के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके वो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में जो भी कर रहा है, हमें हर चीज के बारे में, उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में हर चीज मालूम हो, तब जाके हम कुछ फाइंड कर सकते हैं। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमारे पास प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई हुई कि हमने ये आइडिया सिलेक्ट किया। माइग्रेन जो है एक पेन है, एडिक है, जो मोस्टली सर के एक साइड पे होता है, मगर इसकी लोकेशन वेरी कर सकती है। मतलब बैक साइड पे भी हो सकता है, फुल सर मतलब पूरे सर पे भी हो सकता है। और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेस हो सकती है कि अगर ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो हम इसे कैसे डील कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, जितने साइकोलॉजिस्ट से हम मिले हैं उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने हमें ये बताया है कि जो माइग्रेन है वो इनिशियली ट्रिगर होता है मेजर डिप्रेशन की वजह से। उसकी वजह इनिशियली मेजर डिप्रेशन होती है, आफ्टर दैट इवन माइनर थिंग्स अफेक्ट दैट पर्सन और उसे माइग्रेन कॉज होती है। क्या इफेक्ट कर सकती है उसे? मतलब सनलाइट उसे इफेक्ट कर सकती है, उसे फोन स्क्रीन की लाइट इफेक्ट कर सकती है, उसे फूड आइटम्स इफेक्ट कर सकते हैं। एनीथिंग कैन ट्रिगर माइग्रेन। माइग्रेन इज अफेक्टिंग 1 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड और ये थर्ड मोस्ट कॉमन इलनेस है। नेक्स्ट। अच्छा, और इस आइडिया को सिलेक्ट करने की वजह क्या थी? मैं एक माइग्रेन पेशेंट हूँ और अकॉर्डिंग टू माय न्यूरोलॉजिस्ट वो मुझे कहते हैं कि आपको सोशल एंजाइटी है, जिसकी वजह से आपको माइग्रेन काज हुई है। तो जब मैंने यही बात किसी साइकोलॉजिस्ट को बताई तो मुझे कहती है कि यही मेडिसिन जो आप ले रही है सोशल एंजाइटी के लिए, ये आपके स्टोमक को भी इफेक्ट कर सकते हैं या आपको मतलब हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं एनी वे, मगर इसकी कुछ थेरेपीज है। अगर वो आप वो थेरेपी करें वो आपके लाइफस्टाइल में चेंज तो आएगी, मगर आप पे कोई
बेसिकली जो सोल्यूशन हमने फाइंड किया है कि हम मेडिकेशन को रिप्लेस करेंगे कॉग्निटिव बिहेवियर तरीके से, क्योंकि मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो इफेक्ट कर सकता है बंदे को, मगर किसी बंदे के अगर हम बिहेवियर चेंज करें, उसकी थिंकिंग चेंज करें, तो उसके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सकती है। और माइग्रेन के ट्रिगर्स जो हैं, इसके बहुत सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं, जितने हमने आइडेंटिफाई किए हैं। कुछ फूड आइटम्स की वजह से होता है, किसी को स्लीप साइकिल्स की वजह से होता है, किसी को लाइट्स की वजह से होता है, किसी को वेदर की वजह से होता है। इसके बहुत सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं और एक ही पर्सन में मतलब डिफरेंट टाइम में उसके ट्रिगर्स वेरी कर सकते हैं। और अगर हम इसके ट्रिगर्स को फाइंड करें, इसके सोल्यूशन में मतलब इसके ट्रिगर्स को फाइंड करें, तो इट विल बी इजी। अगर मुझे ये पता चल गया कि मुझे सोशल एंजाइटी है और मैं उसकी थेरेपी करूं, तो मेरे माइग्रेन के साइकिल्स कम होंगे डेफिनेटली। और अगर मुझे ये पता चले, आइडेंटिफाई हो कि मुझे सनलाइट से मसला है और किसी दिन मैं बाहर निकलूं तो सनलाइट मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत तेज है, तो मैं ग्लासेस पहन लूं, शायद मेरे माइग्रेन मुझे काज ना हो। देयर कैन बी मेनी सॉल्यूशंस फॉर दैट। और ये वही चीज, मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, थिंकिंग और बिहेवियर को चेंज करने से पॉजिटिव चेंज आ सकती है। हमारा जो हेम है, हमें एक कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशन डेवलप करनी है, जिसमें 4 चीजें होंगी बेसिकली। फर्स्ट थिंग उसमें होगी माइग्रेन डायरी। उसमें कुछ क्वेश्चंस है, हमने जितना रिसर्च किया है, जितने न्यूरोलॉजिस्ट से मिले हैं, साइकोलॉजिस्ट से मिले हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं अबाउट माइग्रेन, कि माइग्रेन की कुछ टाइप्स होती है, उस टाइप्स में क्या क्या होता है, किस बंदे को क्या प्रॉब्लम होती है, लाइक किसी को फूड से मसला होता है जो मैंने पहले बताया, किसी को सनलाइट से मसला होता है। ये सारी जो क्वेश्चंस हमने लिस्ट किए हैं, टोटल 17 क्वेश्चंस हमने लिस्ट अप किए हैं, जो हम माइग्रेनर अर्हिक माइग्रेनर से जो बंदा हमारे यूज करेगा, इट फर्स्ट स्टेज जब वो रजिस्टर करेगा, एक ही टाइम एक दफा उससे पूछी जाएंगी और वो स्टोर होंगी सारी डेटा मतलब हमारे कैप में। ये उसकी माइग्रेनर डायरी होगी। सेकेंड थिंग इज प्रिडिक्ट द अटैक। हम अटैक को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? ये तो सिंपल सी बात है। अभी मैंने अपनी माइग्रेन डायरी में मेंशन किया है कि लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स होंगी वहां पर, बहुत सारी टोटल 8 या 9 फूड आइटम्स हमने मेंशन किए हैं, जो मतलब हमें रिसर्च के थ्रू मिली है। अगर मैंने मेंशन किया है कि मुझे चाइनीज फूड से एलर्जी है, मुझे उससे मसला है, जब मैं वो खाती हूँ तो मुझे माइग्रेन काज होता है, ये मुझे पता है, तो ये अगर मैंने मेंशन किया है और किसी दिन मिस्टेकनली मैंने अपने जो डेली ट्रैकर में जो फूड इनटेक का मॉड्यूल होगा हमारा, वहां पर मैंने मेंशन किया है कि मैंने हार्ड चाइनीज फूड खाई है, तो इसके थ्रू हमारा है हमें प्रेडिक्ट करके ये बताएगा कि आज आपने चाइनीज फूड तो ली है, मगर हो सकता है कि आपको माइग्रेन काज हो। तो ये हमारे पास एक नोटिफिकेशन आएगी ताकि हमें पता चले कि हो सकता है कि हमें माइग्रेन काज हो, ताकि हम कुछ एहतियात कर सकें। कुछ जो चीजें हैं लाइक हो रहा होती है माइग्रेन में, जिसमें विजुअल डिस्टर्बेंस होती है, अगर मुझे पता चल गया कि शायद मुझे माइग्रेन काज हो, तो मैं लाइटिंग वगैरह जिस चीज से मुझे माइग्रेन के टाइम मसला होता है मैं केयर करूंगी उनसे, ताकि मतलब जो मेरे दर्द की शिद्दत है वो ज्यादा ना बढ़े, वो कम हो। एंड देन आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। ये मेन चीज है, मेन पर्पस है हमारे लिए कि हम आइडेंटिफाई करें ट्रिगर्स। हर एक इंसान में हर एक माइग्रेन के लिए उसके ट्रिगर्स अलग होंगे। अभी मेरे जितने ट्रिगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फर्स्ट थिंग तो हमारे पास माइग्रेनर डायरी आ गई, वहां पर टोटल 70 क्वेश्चंस है जो हमें अप्रोप्रिएट लगे, जो हमें मतलब कंसल्टेशन के बाद में देते। उसके अलावा कुछ चीजें हम मॉनिटर करेंगे ऑटोमेटिकली, लाइक स्लीप साइकिल, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज होंगी, उसका फूड इनटेक होगा, वाटर इनटेक होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी माइग्रेन काज होता है, और उस वेदर फोरकास्ट होगा। ये सारी चीजें हम ऑटोमेटिकली जब ट्रैक करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएंगी कि वो हर दिन क्या क्या कर रहा है, उसके मतलब सारी इंफॉर्मेशन उसके हमारे पास आएंगी।
ये जो माइग्रेनेट आईडी है और हमारे पास ये जो डेली ट्रेक रिकॉर्ड है, उनको कंपेयर करके, इनके कंपैरिजन से डेटा माइनिंग टेक्निक्स यूज करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके ट्रिगर्स क्या होंगे, हर एक माइग्रेनर के लिए उसके लिए क्या क्या ट्रिगर्स हैं। हो सकता है कि हम 100% सही ना हो, मगर चांसेस हाँ कि 50% एक्यूरेट रिजल्ट हमारे पास आ जाए। आफ्टर दैट जब हमारे पास ट्रिगर्स आइडेंटिफाई हुए तो हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे, कुछ साइकोलॉजिस्ट से मतलब सजेशंस देंगे कि किस तरह से थेरेपीज होंगी। अगर किसी को डिप्रेशन है उसके लिए क्या थेरेपी है, किसी को सोशल एंजाइटी है उसके लिए क्या थेरेपी है, ये सारी चीजें पूछ के कुछ रिकमेंडेशंस लिस्ट अप हम करेंगे। वो रिकमेंडेशंस हम जिसके जो ट्रिगर्स आइडेंटिफाई होंगे उसके हिसाब से उनको रिकमेंड करेंगे। और ये नोट जो मैंने मेंशन किया है एट दिस स्टेज कि हम 7th सेमेस्टर में हैं और ये हैव डेवलप कर रहे हैं, अभी तक हमें डेटा माइनिंग के लिए चाहिए डेटा सेट, लार्ज डेटा सेट चाहिए। एंड एट दिस स्टेज हम यूज कर रहे हैं, जब हमारा हैव पूरा नहीं बना है तो हम गूगल फॉर्म यूज कर रहे हैं ताकि हम डेटा कलेक्ट करें और हमारे पास एक बैकबोन ताकि बन जाए, हमारे पास कुछ डेटा आ जाए। और जो इसके मतलब डेटा माइनिंग की टेक्निक्स होंगे, हमने अभी तक कुछ सिलेक्ट नहीं किया, मगर मोस्ट प्रोबेबली हम रिग्रेशन टेक्निक यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि रिग्रेशन टेक्निक में यह होता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनको कंपेयर करके हमें एक रिजल्ट मिलता है, डेटा माइनिंग टेक्निक है। तो हम ये टेक्निक यूज करेंगे ताकि, क्योंकि हमारे हेड में तो कंपैरिजन ही हो रही है, जो हमें डेटा मिला है, जो हम डेली ट्रेक कर रहे हैं, उन दोनों को कंपेयर करके हमें रिजल्ट मिलेगा कि उसके ट्रिगर्स क्या होंगे। ओके, मार्केट हमारा जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी माइग्रेनर्स हैं उन सब के लिए होगा। और कस्टमर्स होंगे वही माइग्रेनर जो बंदे माइग्रेन से सफर कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग मतलब जितना रिसर्च किया है 10 साल से ऊपर जो उनको माइग्रेन काज होता है मोस्ट प्रोबेबली। और 65 ये मुझे भी बताया था मेरे डॉक्टर ने, और रिसर्च के मुताबिक भी यही है कि 65 से अबव जो बंदा हो उसके साइकिल्स खुद ब खुद कम होते जाते हैं। फर्दर है हमारे इंटरफेसेस जो शानिदा डिफाइन करेगी। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस हैं। ये जो फर्स्ट वन है ये हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन है, मतलब जैसे एक खुलेगा 2 सेकंड के लिए ये शो होगा। ये हमारे पास लॉगिन की स्क्रीन है और ये रजिस्ट्रेशन के लिए हमें नाम रिक्वायर्ड होगा, ईमेल एड्रेस, एज, उसकी लोकेशन, जेंडर, पासवर्ड और रजिस्टर करेगा। अगर फॉरगेट पासवर्ड मतलब उसने पासवर्ड वो भूल गया तो पासवर्ड भी रीसेट कर सकेगा। जो हमने बताए थे कि 17 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बेसिकली ये हैं, मतलब ये हम क्यों पूछ रहे हैं, कुछ एप्लीकेशंस पहले से मौजूद है माइग्रेन बड़ी वगैरह, वो ये नहीं बताते कि टाइप क्या है माइग्रेन की, मतलब माइग्रेन की इंटेंसिटी क्या है। हम वो सब चीज़ें भी अपने एप्लीकेशन में बताएंगे, इस वजह से इन क्वेश्चंस की हमें ज़रूरत हो रही है। ये क्वेश्चंस हैं बेसिकली हमारे पास, इनके इंटरफेसेस। और क्वेश्चंस एक ही दफ़ा पूछे जाएंगे, मतलब दोबारा नहीं पूछे जाएंगे, यूज़र इससे डिस्टर्ब भी हो सकेगा, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इस वजह से ये एक ही दफ़ा पूछे जाएंगे। और हमारा जो मेन होम इंटरफेस होगा वो स्लीपिंग होगा, उसमें मोबाइल यूजेज, फूड इनटेक, वाटर इनटेक, वेदर और फिजिकल एक्टिविटीज। और इनकी जो टुडेज रिजल्ट होगा वो भी शो किया जाएगा कि आज आपने सही नींद की है या ख़राब नींद की है, मोबाइल यूजेज, फूड इनटेक और वाटर इनटेक वगैरह। और हमारे पास एक और आइकन है जो टिप्स वगैरह बेसिकली हमने प्रोवाइड की यूज़र को, जब भी इसको क्लिक करेगा रेंडमली एक टिप्स यूज़र को देगा और ये जो है ये नोटिफिकेशन मतलब यूज़र को शो करेगा। ये हमारे पास वाटर इनटेक की इंटरफेस है। वाटर इनटेक तो ऑटोमेटिकली हम कर नहीं सकते, इस वजह से इस पे बस एक क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली भर जाएगा, मतलब जो यूज़र देगा कि मतलब एक दिन में मैं कितना पानी पीता हूँ तो उस हिसाब से ये भरता जाएगा। और ये हमारा स्लीपिंग वो है इंटरफेस है, इसमें सारे पूरे वीक के इंटरफेसेस, मतलब वो कितना आप घंटे सोए हो, 8 घंटे सोए हो, कितने घंटे सोए हो, और मैनुअली भी हम एंटर कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऐप ऑटोमेटिकली भी इसको प्रेडिक्ट करेगा स्लीपिंग को।
ये मोबाइल यूजेज है, कौन सा मोबाइल। हम बेसिकली मोबाइल यूजेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन की लाइट की वजह से यूजर को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से मोबाइल यूजेज भी हम कर रहे हैं। वेदर का इंटरफेस हमारे पास है। हम हर एक इंटरफेस में आप ऊपर एक आइकन भी देख सकते हैं, वहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं डेट, मतलब इस दिन के क्या वेदर रहा या फूड इनटेक वगैरह, और फिजिकल एक्टिविटीज में स्टेप्स वगैरह हमारे पास ऑटोमेटिकली ऐप हमारा कलेक्ट करेगा। अगर न्यू एक्टिविटी कोई ऐड करना है तो हम न्यू एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा नोटिफिकेशन की एक्टिविटी है। और जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो है माइग्रेन मॉनिटर और माइग्रेन बडी। ये बेसिकली डायरी सेव करते हैं, लेकिन प्रेडिक्शंस वगैरह ये सब चीजें नहीं बताते आपको, बस बताएंगे कि माइग्रेन है या नहीं है। हमारा एक जो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें करेगा, स्लीपिंग एक्टिविटी वगैरह इनमें मैन्युअली वो ऐड करने होंगे। और फिर प्रेडिक्शन भी हमारा ऐड करेगा मशीन लर्निंग के थ्रू, इस वजह से हमारा इनसे मुख्तलिफ है। और माइग्रेन बडी और माइग्रेन मॉनिटर दो ऐसे ऐप है जो मतलब मैंने यूज किया है अब तक। उसमें मेरा डेटा जितना भी है वो मैनुअली सेव होगा, मुझे मैनुअली सारा डेटा खुद से डेटा डालना होगा। और उसमें एक चीज है, अगर आज मैंने मेंशन किया है कि मुझे माइग्रेन है, तो वो कंटिन्यूअसली खुद ही प्रिडिक्ट करता जाएगा कि मुझे इतने घंटे तक माइग्रेन है। मैंने फर्स्ट टाइम जब लॉगिन किया था, मैंने वहां पर मेंशन किया, बस मेंशन किया कि मुझे माइग्रेन है, तो उस टाइम से जब नेक्स्ट वीक में इंटर हुई दोबारा उस ऐप में, वो प्रिडिक्ट कर रहा था, मुझे नोटिफिकेशन दे रहा था कि आपको इतने दिनों से माइग्रेन है कंटिन्यूअसली। मतलब ये अप्रोक्सीमेटली, ये अगर हम बोलें इस बात पे बात करें तो ये गलत प्रिडिक्शन है। मुझे इतने दिनों तक कंटिन्यूअसली माइग्रेन नहीं थी। और इसमें जो स्लीपिंग साइकिल है वो भी मैनुअल है, जो हम ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं, क्योंकि जो माइग्रेनर है वो खुद ही डिस्टर्ब होता है, उसे विजुअल डिस्टर्बेंस होती है, उसे कंफ्यूजिंग थॉट्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उसे। तो उसके लिए जितने मतलब इजी हम चीजों को कर सके बेहतर है, ताकि वो ऐप को इजीली यूज कर सके, ताकि उसकी सारी चीजें जितनी हमें ट्रेक करनी है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाए और हम चीजें को मतलब प्रिडिक्ट कर सकें। That's all. थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी ऐप है आपकी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये कि किस स्टेज पे है इस वक्त, आपने कितना डेवलपमेंट कर लिया हुआ है इसका? सर हमने इसकी सिर्फ डिजाइनिंग की है। अच्छा। और इसकी अभी हम थेरेपिस्ट फाइंड कर रहे हैं। ओके। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक छोटा सा मेरे जहन में है, आपने खुद बताया यू आर माइग्रेन पेशेंट, तो व्हेन योर सेल फोन इज नोटिफाइंग दैट यू हैव ईटन दिस और दैट थिंग एंड इट माइट कॉज माइग्रेन टू यू, तो आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो देखें बहुत सारी हमारी जो बीमारियां होती हैं उनका ताल्लुक सोच से होता है, डिप्रेशन ओवर थिंकिंग से होता है। ठीक है? आप जब सोच रहे हैं कि नाउ इट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू, हो सकता है वो हो जाए, उससे ना होना हो, नहीं हो सकता है, मगर इसके कुछ अच्छे इफेक्ट्स भी हो सकते हैं कि अगर आपने मुझे ये नोटिफाई किया है मेरे ऐप में कि मुझे इसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है और मुझे हो रहा है एटिपिकल टाइप में, माइग्रेन के टाइप में है, उसमें मुझे होता है कि मुझे विजुअल डिस्टर्बेंस होती है, उस टाइम मुझे नमनेस फील होती है, उससे मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बंदा बोल रहा है, सामने वाला बंदा कुछ भी बोले मुझे समझ में नहीं आता। और उस टाइम मुझे लाउडनेस से भी मसला होता है। तो अगर मुझे पता चल गया कि इन केस मैंने मिस्टेक कर दी, ये पूरा अटेम्प्ट नहीं है और मैं भी माइग्रेन खास होगा, तो मैं ख्याल रखूंगी कि मैं लैपटॉप यूज ना करूं ताकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा ना हो। मैं ख्याल रखूंगी कि मैं कोई ऐसी जगह पे ना जाऊं कि जहां पर शोर हो, ताकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा ना हो, क्योंकि माइग्रेन की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी मेंटल हेल्थ पे उतना ही मतलब इफेक्ट पड़ेगा। ये चीजें डॉक्टर्स बोलते हैं। साइकोलॉजिकल थिंग है और ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकली ही इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। जी। तो
प्लीज। मदीहा, एफर्ट अच्छी है आपकी। कुछ चीज़ें एक मुझे ये बताइएगा कि लाइक जैसे आपने कहा कि इसके कुछ ट्रिगर्स होते हैं, राइट, और दूसरा ये कि इसके कुछ टाइप्स होते हैं। सो इज़ इट पॉसिबल कि आप उसके ट्रिगर्स और टाइप्स को कुछ इस तरह से मैप कर दें और यू काइंड ऑफ गेट सम सोल्यूशन कि लाइक ये ट्रिगर्स हैं, उसके मेडिकली जो सोल्यूशंस हैं, राइट, लाइक ये ट्रिगर है और ये वाला टाइप है, सो उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या चीज़ें, क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो इसके ऊपर आपका क्या है ये, और ये कि डेली लॉग लाइक आप कह रहे हो कि बनेगा, सो हाउ इज इट गोइंग टू पॉसिबल, थोड़ा सा बताएंगी। मैम, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो माइग्रेन के जितने टाइप्स हैं, सही बात है, माइग्रेन के 3 टाइप्स हैं। फर्स्टली वो टिपिकल आता है जिसमें सिर्फ पेन होता है। सेकेंडली उसमें आता है एटिपिकल, जिसमें हो रहा होता है, जिसमें मतलब विजुअल डिस्टर्बेंस होती है, कंफ्यूजिंग थॉट्स होते हैं। ये एक फुल अलग मतलब टाइप है। और थर्ड उसका जो होता है वो है हमारे पास साइलेंट माइग्रेन, जिसमें हो रहा है सारे केस में हो सकती है मगर माइग्रेन नहीं होगा, मतलब पेन उसे नहीं होगा। तो हमारे हेल्प में हम डेली बेस पे ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि डेली रूटीन में वो क्या क्या ले रहा है, मतलब उसकी स्लीपिंग साइकिल कितनी है डेली बेस पे, और डेली बेस में वो उसने क्या फूड लिया है। और एक चीज हमारे ऐप में हम मेंशन करना भूल गए कि हर दिन उसे खुद मेंशन करना पड़ेगा कि उसे माइग्रेन हो रहा है, इस टाइम से इस ड्यूरेशन तक उसे माइग्रेन, मतलब ये प्रिडिक्ट होगा। तो उस ड्यूरेशन में उसने क्या क्या की है, तो मतलब रिलेट करेंगे उस डेटा को, डेटा सेट में जो हमारा होगा उसको हम रिलेट करेंगे कि उस ड्यूरेशन उसने क्या क्या किया है, ताकि हमें ट्रिगर्स मालूम हो सके। अच्छा, आपने ये भी मेंशन किया कि यू आर कलेक्टिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर्स। जी सर। सो व्हाट operations are you performing on that information, or it's just staying in your database? It's just staying in our database. So what's the point of collecting the data? सर फिलहाल हमें मतलब डेवलपमेंट लेवल पे नहीं गए, हम अभी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हमें जितना अभी तक बताया गया था हमारे सुपरवाइजर से, मतलब कोऑर्डिनेटर से, कि हम बैकबोन बनाएं अपने डेटा सेट का, ताकि अभी हमारे पास You don't know the utilization of the data right now at this stage. Okay. So what's your timeline in terms of participating in national finals? For instance, if you're selected, so how soon you will be able to complete your project? सर हम काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, बेसिकली मतलब अभी डेटा कलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंटरफेसेस तो रेडी हैं और बैकएंड पे भी हम काम कर रहे हैं वेदर का, जिस तरह मतलब आहिस्ता आहिस्ता होगा इंशाल्लाह। अभी क्योंकि हमें इस सेमेस्टर में इंटरफेसेस रिक्वायर्ड थी ना, तो इस वजह से इंटरफेसेस डिजाइन या डायग्राम वगैरह सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, बस हमें बस इसको इम्प्लीमेंट पूरा करना है। और हमारे पास मेन चीज है रेमेडीज, जो हम करना चाहते हैं, मेडिकेशन को हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हम अभी फिलहाल इस पे रिसर्च कर रहे हैं ताकि हमें कुछ ऐसे रेमेडीज मिल सके कि हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कर सकें। और सर डेटा हम इस वजह से कलेक्ट कर रहे हैं, फिर बाद में इनको कंपेयर कर सकें, जो हम डेटा सेट मतलब ले रहे हैं यूजर से, जो माइग्रेन पे सफर कर रहे हैं, इससे कंपेयर करेंगे, इस वजह से हम डेटा कलेक्ट करेंगे यूजर। Alright, so my last question is, have you made use of any machine learning algorithm right now, until now? No sir, अभी Okay. डेटा कलेक्शन नहीं कर। Alright, thank you. Thank you. Thank you very much. Wish you all the best. ऑलराइट जी, इसके बाद हमारी लास्ट पार्टिसिपेंट है, लास्ट टीम रह गई है। उससे पहले मैं जजेस की तरफ जाना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी उनसे कि उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई प्रोडक्ट बनाया, और हाउ यू मीट टू योर लाइक डिजायर्स। I think हमारी पूरी लाइफ इसी में ही गुजरी है, being starting from student life until now. So हम अपने प्रोजेक्ट बनाते भी हैं, और in my case last 17 years मेरे क्योंकि टीचिंग के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, सो प्रोजेक्ट्स चेक करना, एवेल्यूएट करना, सो ऑफ कोर्स बिल्कुल। Same question with I want to share a very interesting fact कि Dr. Nadeem was my final year project supervisor as well. So इनकी बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ मैं, और now is my colleague as well. So yes, सर की बात ही है exactly, we have been working since then final year projects, और अब
in every semester we see demonstrations, we work with students, we get so many ideas with us और उसके बाद उनको execute करवाते हैं. So yes, we remain involved till our student life. कोर्स में सेकंड करूंगा अपने दोनों कोलीग्स की बात. अपने वक्त में तो हमने शायद इससे बेहतर तो नहीं, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खुद भी बनाए, सेमेस्टर लेवल के प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ किया. और फॉर द लास्ट 14-15 ईयर्स अब हम सुपरविजन में जब आए हैं, फिर अपने पीएचडी का जो प्रोजेक्ट हमने करना था या जो कुछ भी उसमें हमने करना था, तो वो भी एक डेवलपमेंट की स्टेज ही थी किसी लेवल तक. तो यस, ये प्रोसेस चल रहा है और शायद आगे भी चलता रहे. तो अच्छा है. थैंक यू. ओके जनाब, हमारे जो फील्ड इंटरव्यू के लिए हमारे जो को होस्ट बाहर वेट कर रहे हैं विद स्टूडेंट्स, सो आई वांट कि आप उनसे इंटरव्यू करें. ओवर टू यू मेवास. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. इमेजिन कप 2020 एचईसी एजुकेशन सीरीज से एक दफे मैं आपके खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ. और मजीद कंटेस्टेंट्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने आज अपने प्रेजेंटेशंस और पैनल के सामने उन्होंने पेश किए. अब उनके तासुरात जानने की कोशिश करेंगे कि वो खुद ज़ाती तौर पर किस हद तक अपने आप कि वो मजीद लेवल तक जो जा सकेंगे. हमारे साथ एक और कंटेस्टेंट इस वक्त मौजूद है, तो उनसे हम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन. जिमिया भी नहीं. और ये ज़ाहिरा यूनिवर्सिटी से. अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इमेजिन कप, माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 में आपने पार्टिसिपेट की, तो आप क्या आपकी फीलिंग्स क्या थे? काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे हम लोग को. काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला जजेस का भी. हम लोगों ने जिस तरह एक्सप्लेन किया अपने पूरे प्रोजेक्ट को, जितने हम लोगों ने फंक्शनैलिटीज़ वगैरह बताई, जैसे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज को भी यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों ने सब बताया, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया हम लोगों को. और इसके अलावा जो स्टूडियो प्रेशर है, आपने स्टूडियो प्रेशर को किस हद तक आपने कंट्रोल किया खुद को? स्टार्ट में तो काफ़ी प्रेशर हम पे पड़ा था, लेकिन फिर आगे जाके हम लोग से अच्छा खासा कंट्रोल हो गया और हमने काफ़ी अच्छा मैनेज करके. और इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, जो ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी है ना, उनके नौजवान को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप लोगों को कुछ नया इनोवेट करना चाहिए. आप लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और आप बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं और बहुत अच्छे काम परफॉर्म कर सकते हैं. तो काइंडली अपने स्किल्स को डेवलप करें, अपने स्किल्स को सामने लाएं और कुछ अच्छा नया बना के दिखाएं. एक फीमेल स्टूडेंट भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे. जी मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं. जी, आई एम ज़ाहिरा बतूल. आप इनके पार्टनर थे, तो आप क्या समझते हैं, क्या आप नेक्स्ट लेवल तक आप जा सकेंगे? जो मजीद कंटेस्ट होंगे तो उनमें आप हिस्सा ले पा सकेंगे कि नहीं ले? जजी से आप किस हद तक आप वो तवक्को है? एक्चुअली में काफ़ी अच्छी रिस्पांस मिली हमें, क्योंकि उन्होंने तो यही बताया कि आपका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, आइडिया अच्छा है, क्योंकि हमें सोशल एक इशू को हम एड्रेस कर रहे हैं. तो काफ़ी एक ऐसा इशू है जो पहले एड्रेस तो हो चुका है, लेकिन एक लिमिटेड एरिया तक, तो हम उस लिमिटेशंस को कवर कर रहे हैं. हम कुछ सर्विसेज उनके अपने माइक्रोसॉफ्ट के यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि शायद हम नेक्स्ट लेवल तक जा सकें. बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक. इंशाल्लाह मजीद हमारे दुआएं आपके साथ रहेंगे कि आप मजीद भी परफॉर्म करेंगे. इसी तरह एक और ग्रुप के जो है कंटेस्टेंट्स हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी हम बात करेंगे. जी, आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं. जी, मैं शानजर फ्रॉम ब्यूटम्स 7th सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. और आज आपको क्या तवक्को है जजेस से और खास करके पैनल से? जजेस ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया माशाल्लाह, और इंशाल्लाह तवक्को है कि हम आगे भी इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाएंगे आगे नेक्स्ट राउंड. ओके, एक और फीमेल स्टूडेंट यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, वो भी इस ग्रुप को लीड कर रहे थे. सबसे पहले मैम आप अपना इंट्रोडक्शन करें और अपना जो है ग्रुप का नाम. मेरा नाम मदिया इकबाल है, मैं ब्यूटम से हूँ और हमारा ग्रुप मतलब माइग्रेंट पाल टीम है, हम माइग्रेंट पे काम कर रहे हैं. अच्छा मदिया, आप फीमेल स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनके पास भी आइडियाज है क्या, ताकि वो ला सके, दुनिया के सामने रख सके? और इमेजिन जो है माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से जो इमेजिन कप है 2020 इस वक्त जा रहा है, तो उनको क्या आप पैगाम देंगे इसकी प्रोसेस से? मैं उनको बस इतना ही मैसेज देना चाहती हूँ कि फीमेल्स मोस्टली ये समझती हैं कि वो मतलब मोस्टली बैकवर्ड ही रहती है, पीछे ही रहती है, आगे आने से डरती है. तो उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भी कर सकती है. अगर वो आए तो उनमें भी कॉन्फिडेंस लेवल आ सकता है, वो भी जीत सकती है और आगे जा सकती है.
जी बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। यकीनन राबिया, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद थे, जो कंटेस्टर्स, उनके सामने राय जाने की कोशिश की, यकीनन सब जो है वो पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। और उनका कहना है कि जजेस का जो उनके पार्टिसिपेशन उनके साथ जो प्रेजेंटेशन के साथ जो है जजेस का जो वो था वो यकीनन पॉजिटिव था। तो उनको यही जो है वो मजीद भी इस इवेंट में मजीद भी आगे जा सकेंगे और मजीद लेवल्स के लिए क्वालिफाई कर पा सकेंगे। जी राबिया। जी वेल आपने बिल्कुल सही फरमाया कि स्टूडेंट्स बहुत इंथुजियास्टिक थे और बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने अपनी जो प्रेजेंटेशन है, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, अपने पेश किए। और अभी तक भी जो है वो हमारा पूछना बाकी है जजेस से कि उनको किस तरह की प्रेजेंटेशन देखने को मिली। अभी हमारे साथ लास्ट जो परफॉर्मेंस रहती है प्रेजेंटेशन की सूरत में, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवर टू यू। We are from BUTM's 7th semester CS department. Our project name is M-Care, medical care for the medical practitioners. This is our team member, Sir Arbab Sufyan and Dr. Riaz Al-Amin. They are our supervisors and co-supervisor, respectively. Me, myself, Jamal Nadi, Hamid Abatul, and one of our members, he is absent today. This is a short intro to our project. Basically, as you saw in the short intro also, our project is aimed at fusing medical images, and then we can post those images if any medical practitioner, say like that is any doctor or any medical student or any physicist, general physicist, radiologist, anything, any kind of medical practitioner. So he has to, or if he has got any issue with that, or he does not understand that, or he like for students, okay, we've got Stack Overflow is such a medium through which students can ask their questions from the other people. So we want to make such a platform or such an application in which it has got two things. One is a medical image fusing. The next is to upload those medical issues or medical cases in any application, so that the other like-minded doctors should come and share their views on those cases. So that is our basic aim. So this is the introduction. As medical images, they play a vital role in the field of medicine to diagnose different kind of diseases. So there are different sort of medical images, say like that is CT scan, MRI, PET, X-rays, and many other medical images. So we want to merge those. I mean, if we've got two medical image, we want to merge them and we want to fuse them in order to make a more enhanced image, so that the doctors should not face difficulties in diagnosing them. Before this, what happened? What used to be to happen that the doctors or manually they do fuse it manually. They take a film of X-ray and another film of, for example, MRI or CT scan. They try to merge it through manual way. But we want to fuse the images through our Android application, and the same techniques, almost the same techniques, have been used before also. But we want to improve this using the
Android application. Before it has been used through desktop applications. So our problem definition, it is the same as I told you, that CT scans and MRI images, they cannot be fused, they have not been fused before using any Android application. So what we want to do is to fuse the medical images through our Android application, and there is no global network of healthcare, medical healthcare practitioners, so that they all can negotiate it, they all can have a network among each other, so that they, if they have got any kind of issues, they should share with each other their issues. So we want to make a global, global network of all medical practitioners, and besides that, we want to make sure that no other user, like a fake user, should get enter in our database. The image fusion diagnosis is accurately and timely. That is why we want to fuse the images. Secondly, previously manual estimated methods were used. Now we want to make these applications so that this should be fused through the Android application, and then the doctors can share their knowledge on any kind of discussions. They can share their knowledge, or they can ask from the other medical practitioners, so that they should gain as much knowledge about any case. And the methodology, we are using spiral networks. Then after that, these are some of the diagrams that we have used for our project. This is the activity diagram, then the context DFD, data flow diagram, then the level 1 and level 0. This is the sequence diagram. And then we've worked, our project is not that much complete, so we have done, because it is our 7th semester, we want to do it further. So it is only done, the initial phases are done, interfaces that we have made, that is the login and the registration interface. We have done activities. Then these are the 3 activities where we can select one image and the next image, and then we can fuse those images to our Android algorithms. And then this is the third screenshot, that is of the dashboard, the post feeds. Okay, that how can we post our medical cases, same as any other social network like Facebook or Instagram. We can post that, but we will make sure that no other people, no other fake IDs should be entered here. So we want to make sure this. And the final list of deliverable will be a mobile application which the doctors and the others can use. The medical practitioners can use, and they can get much knowledge from this. Plus, they can get the fused image of any 2 medical images. These are the references that we have, and thank you. Thank you very much. It's a good idea. I have few questions. Should I? Sure. Okay. First of all, tell me how you are going to ensure the authenticity of a user, whether he is a doctor or not, who is looking at your reports. Sir, for now being, because we do not have the permission to get the medical practitioners, their IDs or their database from the PMDC. So we want to take the medical, the doctors' IDs or their cards, etc. from the PMDC, Pakistan Medical Dental Clinic. I think that is. Secondly, for now being, we want to make a dummy data of almost 100 or 200 doctors. So that the people who register in our Android application, they will be, their institutes, for example, one will be BMC or, for example, any other medical institute. So against those data, if they are satisfying those data, if they are valid doctors from those institutes, then we will allow them. Otherwise, they will not be authorized to use our
application. Okay, so your application will be local, means it will be for Pakistan only, or because inside your slides you said it will be a global application? It will be global application, but only for the parts of the data, because we don't have that much data up till now. Okay. We are trying to get the data. As far as the data is concerned, as soon as we get the data, we will make it global. Okay, and next is how you are going to fuse the image. Have you studied any image processing algorithms, or what technique you intend to use in your this fusion matrix that you are going to create? We have studied this. Some people who have done this before. Okay, they have done. This is one of them that they use subtraction methods and many other. So we want to use simple algorithms, Android applications Android algorithms, and we want to fuse the images. I think there will be information retrieval or vision algorithms that you are going to use, right? Basically, we are trying that the basic features of the original image should not be lost by us, and that उसका जो original image का जो feature है, जो basic structure है, वो हमारे से मतलब गायब ना हो, जो जब fuse करते वक्त हम कर रहे हैं. तो इस पे हमारा ज़्यादा मतलब फोकस रहेगा कि उसका बेसिक फीचर्स ख़राब ना हो, मतलब सही फीचर्स ओरिजिनल इमेज का वो उसका बेसिक फीचर्स मतलब मौजूद हो जो हम फ्यूज़ करवा रहे तो एल्गोरिथम्स के थ्रू हम फ्यूज़ करवा रहे उसको. Okay, thank you. So have you people performed any market research? Are there any similar products available? If we talk nationally, throughout Pakistan, there is no other product. There is a product named as MedShare, which does not provide image fusion facility. It only provides the facilities of doctors' social networking. Only the valid doctors can register themselves, and they can ask any kind of question, or they can upload any kind of medical case there. But and that is, I think, it is made in Britain by some people in Britain, but nationally or locally there is no other product named as doing the same thing. Alright, so first of all, जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आप स्टडी करते हैं वो उन स्टेक होल्डर से इनिशिएट होना चाहिए जो कि एक्चुअली वो चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं. जैसे हमारे पास मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं. So मेरा क्वेश्चन ये होगा कि लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट टू इमेजेस, CT स्कैन एंड MRI, दे आर ऑलरेडी सो मच कॉम्प्लिकेटेड कि आपने किसी डॉक्टर से पूछा है कि इनको फ्यूज करने की जरूरत है भी या नहीं, या आपने ये कहाँ से पढ़ा कि इनको फ्यूज करने की जरूरत है? Sir, basically when the two images or whenever we see we have studied that if there is any image fusion problem, most of the diseases are not diagnosed well. That is why because the doctors they fuse the images or they look at the two coated films manually. So that is why it is a problem for them. They cannot diagnose it well. Alright, so I would suggest still कि आप कुछ डॉक्टर्स से पर्सनली मिलें. क्या वो ये नीड फील करते हैं कि इनको फ्यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सेकेंडली, आपने कहा कि ऐसी नेटवर्किंग साइट्स एग्जिस्ट नहीं करती जहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आपस में बात कर सकें एंड सो ऑन. सो आई जस्ट गूगल्ड व्हाइल यू वर प्रेजेंटिंग, देयर आर प्लेंटी ऑफ वेबसाइट्स देयर. सो डिड यू मेक एनी रिसर्च? आई मीन कैसे आपको पता चला कि कोई वेबसाइट है ही नहीं इस तरह की? सर पाकिस्तान लेवल पे नहीं. सॉरी टू से इसमें हमारा एक इमेज में हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ के मतलब इंफॉर्मेशन होते हैं, एक हमारे पास हार्ड टिश्यूज़ के इंफॉर्मेशन होते हैं. जब डॉक्टर पेशेंट्स को मतलब एक्सरे करवाने के लिए या CT स्कैन करवाने के लिए बोलते हैं तो उनको नहीं पता है कि मतलब मसला सॉफ्ट टिश्यू में होता है क्या हार्ड टिश्यू में होता है. तो वो क्या करते हैं कि वो लोग दोनों टेस्ट करवाते हैं, उनको मैनुअली फ्यूज करवाते हैं, देखते हैं मतलब प्रॉब्लम सॉफ्ट टिश्यूज़ में या हार्ड टिश्यू में. तो वो क्या होगा, अगर हमारे मतलब बेसिक हमारे प्रोजेक्ट के जो नीड है उसमें होता है कि डॉक्टर को मैनुअली फ्यूज करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. सॉफ्ट टिश्यू की इन्फॉर्मेशन भी उसमें होगी, हार्ड टिश्यू की इन्फॉर्मेशन भी उसमें होगी कि हार्ड टिश्यू की वजह से सॉफ्ट टिश्यूज़ कितना डैमेज है
मतलब उसमें कितना इफेक्ट है, और हार्ट इश्यूज की वजह से हाँ सॉफ्ट टिश्यू में मतलब कितने डैमेज मतलब पाए जाते हैं। तो ये हमारा मतलब बेसिक नीड है, और इस पर हम डॉक्टर वाले साइड पे काम कर रहे हैं, यूज़र वाले साइड पे मतलब हमारा फ्यूचर वर्क होगा कि मतलब हम ये भी बता सकते हैं कि सर्वाइवल ऑफ चांसेस मतलब उसमें जैसे कि हमारे पास डिजीज होते हैं ब्रेन मतलब सॉफ्ट टिश्यूज और हार्ट टिश्यूज एक्सरे और सीटी स्कैन वाले इमेज में, तो इसमें हमारे पास मतलब हम वो देख सकते हैं चांसेस ऑफ सर्वाइवल कितना हो सकता है उसमें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लेट्स सपोज मेरा मेडिकल रिकॉर्ड है और आप एक नेटवर्क के ऊपर अपलोड कर देते हैं, मेरी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन का क्या होगा, प्राइवेसी का क्या होगा मेरी? सर वो प्राइवेसी रहेगी वैसे ही। कैसे, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे रहेगी? Sir, we will try our level best to not to unveil their privacy. Secondly, first करेगा किसी भी शख्स का कोई इमेज वाला मतलब किसी उसका चेहरा उसमें आ रहा है तो हम लोग उसको ब्लैक करने की कोशिश करेंगे, but because these images are only medical images and there is no identification of any person, that is why it is not of any big deal. और लास्ट, एक एक्सपर्ट डॉक्टर जो कि उन मेडिकल इमेजेस के ऊपर कोई राय अपनी दे सकता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों देगा? अपना टाइम आपकी वेबसाइट पे आके क्यों स्पेंड करेगा, जो कि वही टाइम वो किसी हॉस्पिटल में किसी क्लिनिक पे अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकता है? कोई बिजनेस मॉडल सोचा आपने उनके लिए? अगर नहीं सोचा तो मतलब दिस इज समथिंग यू शुड कंसीडर कि आप उनको कैसे इंगेज करेंगे। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी जूनियर डॉक्टर्स, डेफिनेटली इसमें एक्सपर्ट्स आपको चाहिए होंगे। सर इस हवाले से तो हमने नहीं सोचा, मतलब कंसिडरेबल है ये क्वेश्चन, हम कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे है कि मतलब हमने यूज़र वाली साइड से ये सोचा कि यूज़र को मतलब बेस्ट उसके व्यूज़, डॉक्टर के व्यूज़ मिलेंगे उसको, मतलब इतना उनका बजट भी बढ़ जाएगा। और इसका बेस्ट पॉइंट हमारा ये था कि हमें मतलब डेटा सेट्स इसके बन जाएंगे इमेजेस के। देखिए वही बात है ना कि आई मीन इट लुक्स गुड। अब तो मुझे फिर कोई चीज़ कराने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुझे चेस्ट में कोई प्रॉब्लम फील हो रहा है, मैं एक्सरे ले के अपलोड कर दूं कहीं पे और मुझे 2 दिन के बाद सारी चीज़ें मिल जाएंगी दुनिया के एक्सपर्ट डॉक्टर से। बट क्या वो डॉक्टर्स वाकई बैठे होंगे इतने फारिग कि वो सिर्फ उन पे काम करना स्टार्ट कर दें? कोई ना कोई इसका बिजनेस मॉडल आपको डिवाइस करना पड़ेगा ना। And we will find a solution as well that उसका मतलब डॉक्टर को हम ऐसा क्या मतलब उनका मॉडल मतलब क्या होगा, हम उनको मतलब हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता मतलब कमेंट करने के लिए, तो इस पे हम मतलब गौर करेंगे। बाकी हमने इस हवाले से भी सोचा था कि हम डेटा सेट बनाएंगे जिनको ज़रूरत होगी मतलब इन इमेजेस की, एक्सरे इमेज हो गया, MRI इमेज हो गया, बाकी हमारा फ्यूज्ड इमेज हो गया, तो इनको मतलब बाकी जो कम कर सकते हैं। तो हमारे डेटा सेट का इसका बेस्ट पॉइंट था कि हम डेटा सेट बनवा रहे हैं। सर एक मतलब मैं एक शेयर करना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास इससे पहले टैक्सी सर्विसेज थी वो या फिर रिक्शे की सर्विसेज थी, वो लोग जो है अपनी मनमानी से 300-400 रुपये के चार्जेस फर्ज करते लेते थे। लेकिन जब से उबर या करीम की सर्विसेज आई है वो उसके बनिस्बत कम है, उसके चार्जेस 150-200 रुपये में मतलब हम लोगों को सेटिस्फाइबल सर्विस हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस चीज़ को देखें कि हाँ वो जो डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों हम लोगों को आइडियाज़ दे, तो इससे क्या होगा मतलब ये जो रिक्शे वाले थे वो लोग भी तो अभी तक बेरोज़गार नहीं हुए हैं। मतलब अगर जब से करीम और उबर वाले आए हैं तो वो जो रिक्शा वाले हैं या फिर वो टैक्सी वाले हैं वो लोग भी अनएम्प्लॉयड नहीं हुए हैं। ठीक है सर, छोटा सा क्वेश्चन। श्योर प्लीज। एक लास्ट चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं सेकंड करूँगा डॉक्टर नदीम की बात कि डॉक्टर इंटरवेंशन तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसकी सजेशंस के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। आप जो फ्यूजन करेंगे इमेजेस की, how do you know कि whether the fusion you have done or your application has done is the correct one and understandable by the doctor? क्योंकि आपने देखा होगा वो उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर से देख रहे होते हैं, तो आप कितने इमेजेस लेंगे? Sometimes they use screens and many other things. बिल्कुल सर हर एंगल का जो मतलब फर्ज करें फ्रंट व्यू का अगर MRI और CT स्कैन के हम लोगों के पास इमेजेस आ जाती है
तो उन्हीं फ्रंट ऑफ MRI। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये कि जब उनके पास 2 शीट्स आती हैं, 2 एक्सरेज आते हैं या कोई भी इस तरह का एलिमेंट आ जाता है, तो दे डू नॉट पुट देम लाइक दिस। वो इस तरह से उसे पुट नहीं कर रहे होते, वो कभी यहाँ से मैच कर रहे हैं, कभी यहाँ से मैच कर रहे हैं, मीन्स दे आर लुकिंग एट वेरियस व्यूज ऑफ दोज थिंग्स। तो किस तरह इस चीज़ को मैनेज किया जाएगा? हो सकता है जो इमेज आप अपलोड करें, जो फ्यूज्ड इमेज आप अपलोड करें, वो डॉक्टर की किसी काम का ना हो। सर, जैसे हमारे पास सिंपल इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, कि उससे हम लोग रोटेशंस वगैरह कर सकते हैं। हम अपनी इमेज जब हम लोग अपलोड करते हैं उसको एडिट करने के लिए, तो हम लोग उसको रोटेट्स वगैरह कर सकते हैं, उसको चेंजेस उसमें मतलब उसके जो एंगल्स है उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग इन इमेजेस को भी रोटेशंस दे के उनको मतलब डॉक्टर जिस तरह के डॉक्टर कर सकते हैं, उसी तरह हम लोग मोबाइल के जरिए से भी उसको रोटेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। Alright जी, it's all about Microsoft Imagine Cup 2020 बलूचिस्तान रीजन। और फाइनल रिमार्क्स की तरफ जाते हैं हम, क्योंकि इट वाज द लास्ट पार्टिसिपेंट। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे जजेस हैं वो जितने भी टीम है उनके बारे में उनका क्या रिमार्क्स है। जी मिस राबिया, थैंक यू। सो एक क्वेश्चन जो मिस राबिया बार बार पूछ रही हैं कि कौन सी टीम्स बेस्ट थी, और उनको ये क्यूरोसिटी थी। सो एक पैरामीटर ये भी होता है कि जिस प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, हो सकता है वही बेस्ट प्रोजेक्ट हो। सो दिस इज़ वन ऑफ दी क्राइटेरियाज जो कि आपको हेल्प कर सकता है कि वो प्रोजेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है। बट ओवरऑल सिंस वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट्स और 10+ कोई प्रोजेक्ट्स हमने देखे, सो इन माय ओपिनियन बहुत अच्छे आइडियाज़ थे, डाइवर्स आइडियाज़ थे, न्यू आइडियाज़ थे काफ़ी, ठीक है। ऑल दो उनमें से डेफिनेटली कुछ ऐसे थे जो अभी तक कंप्लीशन की स्टेज पे नहीं है, सो वी आर नॉट श्योर कि वेदर दे विल मेक टू दी नेशनल फाइनल्स और नॉट। बट एटलीस्ट वो प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट थे, दे हैव वेरी गुड फीचर्स एंड दे आर टारगेटिंग रेयर प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी, जो कि मतलब हमारे कंट्री के रियल प्रॉब्लम्स है, हेल्थ से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। सो आई थिंक दे वर वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। यस मैम। Overall, it was all the presentations were really good, और students were enthusiastic. Projects में भी potential है, but obviously we have to select obviously कुछ specific projects को select करना होगा। लेकिन ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि बाकी projects भी बिल्कुल useless हैं। कुछ obviously they are targeting some very particular problems, कुछ नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, कुछ रीजनल लेवल पे कर रहे हैं। सो ओवरऑल एटलीस्ट ये कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली उनमें पोटेंशियल है, और वो एटलीस्ट कोई डायरेक्शन उन्होंने देख लिया है, और वो अपार्ट फ्रॉम विनिंग और लूजिंग वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी गुड। ओके, यस। ओवरऑल जितने भी प्रोजेक्ट्स आ जाए हमारे सामने, तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो एप्लीकेशंस थी या सॉफ्टवेयर्स जो स्टूडेंट्स बना रहे हैं। जो अच्छी चीज़ मुझे लगी इसमें यह कि वो हमारे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस था इन देयर प्रेजेंस, इन देयर प्रेजेंटेशंस। एक्चुअली पोटेंशियल तो ऑफ कोर्स इस मिट्टी में बहुत है, अब ये कि उसे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है हमें। तो वो आज थोड़ा सा नज़र आया, चाहे वो मेल्स थे या फीमेल्स थी, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशंस अपनी दी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स अपने शो किए। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। और यकीनन बलूचिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के स्टूडेंट्स में इतना पोटेंशियल है और इतने वो कॉन्फिडेंट है कि वो अपना प्रोडक्ट उन्होंने अच्छे से डिलीवर भी किया, और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने बनाए। वेल, व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि ये था बलूचिस्तान रीजन का माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020। और मीर वाइस आपसे पूछना चाहूँगी कि जो बाहर स्टूडेंट्स का उनका क्या तासुरात थे, कैसा रिएक्शन था? यकीनन राबिया, जब भी आप देखेंगे बाहर जो स्टूडियो का माहौल है वो कुछ और होता है, जो बाहर का माहौल है वो कुछ और होता है। यकीन यहाँ पे जो स्टूडियो से निकल रहे होते तो अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने इस तरह देखा कि अपने ज़ाती किराए तो वो कुछ ऐसे फील कर रहे होते थे कि एजिटेशन। लेकिन जब बाहर का माहौल यकीनन वो एक ओपन माहौल था, तो वहाँ पे उनसे हमने राय लेने की कोशिश की, तो अक्सर स्टूडेंट्स का राय जो है वो पॉजिटिव थी। वो यही चाह रहे थे कि मजीद इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट लेवल्स के लिए, और अक्सर जो इनमें से वो पुरजोश और
पुरज़म थे कि वो नेक्स्ट मजीद भी इसमें जो है वो जा सकेंगे और परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, बाकी नाजरीन का भी बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने हमें लाइव ट्रांसमिशन में देखा और ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई गई है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान मीडिया डिपार्टमेंट से। और यकीनन इनके पीछे जो लोग हैं उनका नाम लिए बगैर तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी एफर्ट्स की वजह से आपको ये देखने को मिला। तो हियर सम नेम्स व्हिच आई गोइंग टू मेंशन। मोहम्मद फ़हीम बलोच, द हेड ऑफ डिपार्टमेंट मीडिया स्टडीज़, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हम। इनके साथ यासिर साहब हैं, अवैस साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, मोहम्मद सादिक साहब हैं, तलहा साहब हैं, ज़िशान साहब हैं, अताउल्लाह साहब हैं एंड ताहिर साहब हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी काविश से ही आज हम ये इवेंट जो है वो मुनक्किद यहाँ कर सके हैं और सक्सेसफुल भी हुए हैं उसमें। और इसके साथ एक और अनाउंसमेंट करके चलूँ कि फाइनल जो नॉर्थ फाइनल going to be held in Islamabad by 13 and 14 जनवरी, तो उसे भी आप ज़रूर ट्यून करें। और अब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।